फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे इस पेपर का नाम क्या है? तुलनात्मक राजनीति, यही है ना। और अब तक जो सेकेंड ईयर में पढ़ा था वो क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसमें आपने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। वहीं से एक बार शुरू करते हैं कि जो राजनीति विज्ञान शब्द है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे और नगर राज्यों के अध्ययन से जुड़ा हुआ जो विषय अस्तित्व में आया था उसको कहा जाता था राजनीति। और राजनीति शब्द ही कालांतर में राजनीति विज्ञान के नाम से जाना गया। तो ये तुलनात्मक राजनीति क्या है? ये उसी राजनीति विज्ञान की एक शाखा है, तुलनात्मक राजनीति। इसको कुछ जो विद्वान हैं वो तुलनात्मक सरकार भी कह देते हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि तुलनात्मक सरकार तो अपने आप में राजनीति विज्ञान की बहुत छोटी सी शाखा है कि जहाँ कहीं भी सरकार होगी, सरकार के 3 अंग होंगे, केवल उन 3 अंगों तक ही हम इसके अध्ययन को सीमित कर दें। तो ऐसा नहीं है। राजनीति विज्ञान अपने आप में बहुत व्यापक है, उसकी एक शाखा है तुलनात्मक राजनीति। और तुलनात्मक जो सरकार है वो राजनीति विज्ञान की, तुलनात्मक राजनीति की इसकी एक शाखा है। तो ये अपने आप में बहुत संक्षिप्त रह गया ना कि एक तरफ तो हम बात करें राजनीति विज्ञान की जिसमें राज्य का, सरकार का, जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उन सब का अध्ययन होता है। और यही राज्य सरकार जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, जब हम इनका अध्ययन करते हैं, दूसरे देशों के साथ इसकी तुलना करते हैं, इसके किसी भी एक पक्ष को लेकर, इतने व्यापक में से हम कोई भी पक्ष लेंगे तो वो तुलनात्मक राजनीति। और तुलनात्मक राजनीति में भी हम केवल और केवल सरकार का अध्ययन करते हैं तो वो है तुलनात्मक सरकार। तो ऐसे में तुलनात्मक सरकार अपने आप में बहुत ही संक्षिप्त है और संकीर्ण अर्थ है, ये पूर्ण अर्थ नहीं है। तुलनात्मक राजनीति अपने आप में व्यापक है। तो जब कोई भी अनुसंधान करता किसी भी एक देश की शासन प्रणाली के किसी भी हिस्से का दूसरे देश की शासन प्रणाली से तुलना करता है, अध्ययन करता है, रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, उसको कहा जाता है तुलनात्मक राजनीति। जिस तरह से राजनीति विज्ञान की अपनी विशेषताएं हैं उसी तरह से तुलनात्मक राजनीति की भी अपनी विशेषताएं हैं। तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा विश्लेषणात्मक और व्यवहारिक अध्ययन। ये जो तुलनात्मक राजनीति है ये संरचनात्मक और सैद्धांतिक अध्ययन नहीं है, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है इसमें। जैसे सैद्धांतिक पक्ष में हम ये मानते हैं कि प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली सबसे उत्तम शासन प्रणाली है, यही मानते हैं हम कि जहाँ भी प्रजातंत्र है ठीक है, अभी वहाँ लोगों को अधिकार भी मिले होंगे, कर्तव्य भी, सारी सुविधाएं मिली होंगी। लेकिन जब कोई राजनीतिक विचारक प्रजातंत्र का अध्ययन करता है, एक देश की प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली का दूसरे देश की प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली से वो उसकी तुलना करता है, तो वो इसको ज्यों का त्यों सही नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो इसका व्यवहारिक पक्ष देखता है। हर देश का वातावरण अलग है, हर देश की राजनीतिक परंपराएं अलग हैं, हर देश का जो सामाजिक ढांचा है वो अलग है, आर्थिक ढांचा है वो अलग है। इन सारी चीज़ों का जो प्रभाव है, वातावरण का जो प्रभाव है, वो उस देश की प्रजातंत्रीय प्रणाली पर पड़ता है। तो जो कोई भी राजनीतिक विचारक अध्ययन करता है तो वो केवल सैद्धांतिक पक्ष नहीं देखता, वो उसका व्यवहारिक पक्ष भी देखता है कि उसे उस देश की अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, अन्य जो संस्थाएं हैं, वो किस तरीके से प्रभावित कर रही है। माने वो उनका समग्र रूप में अध्ययन करता है और फिर उसका विश्लेषण करता है कि अंतर है तो क्यों है, समानता है तो क्यों है, कि केवल और केवल सैद्धांतिक पक्ष नहीं, व्यवहारिक पक्ष भी इसमें साथ शामिल है। सेकंड आ जाता है इसमें औपचारिक ढांचों का तुलनात्मक अध्ययन। हर राजनीतिक प्रणाली का एक ढांचा होता है, इस ढांचे को हम संरचना भी कह लेते हैं। और ये ढांचा भी 2 तरह का होता है,
औपचारिक ढांचा और गैर औपचारिक ढांचा। औपचारिक का अर्थ क्या लेंगे यहाँ हम? औपचारिक का अर्थ होता है विधिवत। अनौपचारिक जिसमें किसी नियम किसी विधि का पालन नहीं किया गया। आप यहाँ पढ़ रहे हो क्लास में, ये क्या है? आपकी औपचारिक शिक्षा। यहाँ क्लासरूम से बाहर जाओगे, आप लोग में बैठे हो, वहाँ अपने दोस्तों के साथ भी आप बहुत कुछ सीखते हो, समझते हो, जानते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो। वो क्या है? आपकी अनौपचारिक शिक्षा। इसी तरह से जहाँ औपचारिक आ गया माने विधिवत। तो जिस देश में शासन व्यवस्था है, तो शासन व्यवस्था के मुख्य रूप से कौन से कार्य हैं? कानून बनाना, कानून को लागू करना और न्याय की व्यवस्था करना। इसके लिए 3 संस्थाएं कौन सी हैं? कानून निर्माण वाली संस्था को हम कहते हैं विधानपालिका, कानून लागू करने वाली संस्था को हम कहते हैं कार्यपालिका और न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका। तो ऐसे में हर राजनीतिक व्यवस्था का एक ही औपचारिक ढांचा होता है। उसका गठन, उसके कार्य, उसकी प्रकृति वो हर देश में थोड़ी बहुत अलग होती है। लेकिन जहाँ कहीं भी कोई शासन व्यवस्था होगी, कोई देश होगा, जहाँ वहाँ इस तरह की कोई ना कोई औपचारिक ढांचा जरूर होगा। चाहे राजतंत्र है, चाहे प्रजातंत्र है, ये 3 कार्य तो राजनीतिक व्यवस्था को करने ही करने हैं और वो अपने ढंग से उसको अपने नियम, अपने संविधान के अनुसार उसको संपादित करते हैं। तो ये औपचारिक ढांचा किस देश में कैसे कार्य कर रहा है, इस औपचारिक ढांचे के किसी पक्ष का यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं, एक देश के औपचारिक ढांचे का दूसरे देश के औपचारिक ढांचे से, तो वो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत ही होता है। 3rd इसमें आ जाएगा अर्ध संरचनाओं का अध्ययन। और बात यहाँ भी वही आ जाती है कि कोई भी देश है जहाँ सरकार कानून बना रही है, लागू कर रही है, न्याय की व्यवस्था भी वहाँ के संविधान के अनुरूप हो रही है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति दिखाई देती है पर्दे के पीछे, उसको प्रभावित करने वाले कुछ हाथ और होते हैं। हम ये कहते हैं कि सरकार ने जनता के हित में ये नीति बनाई, और वास्तविक स्थिति हो सकता है कि किसी दबाव समूह ने सरकार पर दबाव डाल रखा हो। वो आर्थिक दबाव समूह भी हो सकता है, कोई व्यावसायिक घराना भी हो सकता है। तो ये जो दबाव समूह है, या जो राजनीतिक दल हैं, या जो मीडिया है, जनसंचार के साधन हैं, ये सारे क्या हैं? ये अर्ध संरचनाएं हैं, ये अनौपचारिक ढांचा है। ये उस औपचारिक ढांचे को प्रभावित करता है। चाहे राजनीतिक दल हैं, उनकी नीतियां हैं, चाहे मीडिया है, चाहे दबाव समूह है, अनेक प्रकार के दबाव समूह हैं, चाहे जनसंचार के साधन हैं। बहुत बार होता है कि सरकार के कान पर जू नहीं रेग रही, लेकिन जैसे ही मीडिया उस बात को उछालता है, सरकार तुरंत एक्शन में आ जाती है कि ये तो बवाल हो जाएगा। तो ये क्या है? अनौपचारिक ढांचा। लेकिन ये उस औपचारिक ढांचे को काम करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं या प्रेरित कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। हम सिर्फ इसको प्रेशर नहीं मान सकते। हो सकता है कि कोई ऐसा नया विचार पहले किसी के उसमें ना आया हो, सरकार को भी लगाओ कि हाँ ये ठीक है, होना चाहिए। तो कोई भी जो अनुसंधान करता है, माने जो रिसर्चर है, वो किसी भी शासन प्रणाली के जब औपचारिक ढांचे का अध्ययन करता है, तो उसे इस अनौपचारिक ढांचे का, इस अर्ध संरचना का भी अध्ययन करना पड़ता है कि उस देश का वातावरण कितना उस औपचारिक ढांचे को प्रभावित कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल। कितनी तरह के देश हैं विश्व में? विकसित, अविकसित और विकासशील। अविकसित को अल्प विकसित भी कह देते हैं, क्योंकि पूरी तरह से तो अविकसित हो ही नहीं सकते ना, अल्प विकसित ही कहेंगे। देश है तो कहीं ना कहीं कुछ तो उसका विकास हुआ ही है, कि उनमें इतनी राजनीतिक चेतना तो है ना कि उन्होंने अपना एक अलग से देश बना रखा है। तो ऐसे में जो परंपरावादी विचारक हुए हैं,
उन्होंने ये कहा कि तुलनात्मक राजनीति में सिर्फ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो उन्नत देश हैं, समृद्ध देश हैं, जो विकसित देश हैं, केवल वही अध्ययन के काबिल हैं। शासन व्यवस्थाएं सुचारू रूप से वही अच्छे से कार्य कर रही हैं, तो केवल और केवल उनका अध्ययन ही होना चाहिए। ये विकासशील देश और पिछड़े हुए देश यहाँ क्या है? यहाँ तो शासन प्रणाली कोई ढंग की है ही नहीं, तो इसलिए तो अध्ययन के काबिल नहीं है। रिसर्चर क्यों इन पर अपना टाइम वेस्ट करे? उन्होंने विकासशील और पिछड़े देशों की शासन प्रणालियों को तुलना के काबिल ही नहीं माना। लेकिन जो आधुनिक विचारक हैं वो ये कहते हैं कि विकासशील और पिछड़े हुए देशों में ऐसी अनोखी परिस्थितियां हैं, ऐसी अनोखे प्रयोग वहाँ किए जाते हैं कि सबसे बड़ी तुलना तो इनमें ही हो सकती है, और इनकी तुलना ही जरूरी है। इसी से ही कुछ नया निकल के आएगा जो ये अनूठे प्रयोग करते हैं और उनके अनूठे प्रभाव होते हैं। तो जो आधुनिक विचारक हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, तुलनात्मक राजनीति में तीनों तरह की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जा सकता है, विकसित का भी, अल्प विकसित देशों का भी, और पिछड़े हुए देश तो अल्प विकसित हो गए, और विकासशील देश जिनमें भारत भी आता है, यहाँ नए नए प्रयोग हो रहे हैं विकासशील देशों में। इनका तुलनात्मक अध्ययन करना एक रिसर्चर के लिए बहुत एक अच्छा, उसके लिए ये क्षेत्र जो है वो साबित होगा। क्लियर है यहाँ तक? बाकी इसमें कल करेंगे।